बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, मन के सच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है। ओके जी, आज हम चैप्टर 7 अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। और डेफिनेटली वर्ड ही आपको जो है वो बताने जा रहा है कि आप इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। थर्म फॉर हीट, और हीट आपके पास एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। एंड केमिस्ट्री मीन्स एनालिसिस, आपने रिलेशनशिप देखना है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में कि आपके पास जो एनर्जी है वो इवॉल्व हो रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस पूरे चैप्टर में हम एनर्जी के साथ ही मुलाकात करेंगे और उसी का आना देखेंगे और उसी का जाना देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इस चैप्टर की जो पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है आपके फाइनल पेपर में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बात याद रखिए, आपके पास जो MCQ इस चैप्टर से पूछा जाएगा, जस्ट 1 MCQ पूछा जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से 2 पूछे जाएंगे, 2, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी 1 पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पेयरिंग में होते हैं, मींस के एक चैप्टर से एक पार्ट आता है और किसी दूसरे चैप्टर से दूसरा पार्ट आएगा। तो ये बात याद रखिए कि चैप्टर 7 का जो पार्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसका जो पेयर होगा ये चैप्टर नंबर 6 के साथ होगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आप चैप्टर 7 को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो फिर आपको चैप्टर 6 भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये तो बात होगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। अब हम चलते हैं इसके इंट्रो की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑलमोस्ट जो 2 वीडियोस होंगी वो जस्ट आपके पास इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम कवर करेंगे। ये बात याद रखिए, जब भी आपने कोई साइंस ब्रांच स्टार्ट करनी है या फिर किसी भी रिस्पेक्टिव साइंस ब्रांच में आपने कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है, चाहे वो फिज़िक्स का कोई टॉपिक है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है डैट इज़ मैटर। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैटर। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जानते हैं व्हाट इज़ मैटर, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ओके, मैटर आपके पास हर वो चीज़ है जिसका वेट है और जो जगह घेरती है, ठीक है। सिंपल आपके पास डेफिनेशन मैटर की ये होती है। अब ये जो मैटर है ये आपके पास लिविंग भी हो सकती है, मींस जानदार भी है, ये आपके पास नॉन लिविंग भी है, मींस बेजान भी है, ठीक है। ऑर्गेनिक है, ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऑर्गेनिक ही होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। मैक्सिमम आपके पास जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसका मतलब कि जो मैटर है वो किसी भी फॉर्म में आपके पास अवेल हो सकता है। और ये बात याद रखिए, जब आपके पास मैटर है तो उस मैटर में आपके पास क्या होगा, एनर्जी होगी। एवरी मैटर पोजेस एनर्जी, उसमें एनर्जी है, उसमें एनर्जी है, ठीक है। तो जब आप इस मैटर के साथ डील करेंगे, ठीक है, और इस मैटर को आप चेंज करने वाले हैं, ठीक है, किसी और फॉर्म में चेंज करने वाले हैं, किसी और मैटर में आप चेंज करने वाले हैं, तो डेफिनेटली एनर्जी चेंज भी होगा। अब देखिए, आपके पास मैटर है, आप इसको फिज़िकल चेंज में लेकर जा रहे हैं, इसको आप केमिकल चेंज में लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिज़िकल चेंज से मुराद क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपके पास H2O है सॉलिड फॉर्म में, आइस फॉर्म में, आप इसको मेल्ट कर देते हैं, आप इसको लिक्विड में ले आते हैं, तो ये फिज़िकल चेंज होगा, मींस कि वो एक फ़िज़िकल स्टेट चेंज कर रहा है, मींस कि वो सॉलिड से आ रहा है लिक्विड में, ठीक है। केमिकल चेंज क्या होगा? आपके पास कार्बन है, आपके पास ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर आपको एक न्यू कंपाउंड प्रोवाइड कर रहे हैं, डैट इज़ CO2, जबकि यहाँ पे आपके पास सेम कंपाउंड है, जस्ट उसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक न्यू कंपाउंड डेवलप हुआ। इसका मतलब कि ये आपके पास केमिकल चेंज होगा और ये आपके पास फिजिकल चेंज है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर आपके पास H2O मैटर है और इसका कुछ एनर्जी लेवल था, जो भी था, आपने इसको जब कन्वर्ट किया वाटर में, तो क्या ख्याल है, एनर्जी दोनों की सेम होगी या डिफरेंट होगी?
डेफिनेटली डिफरेंट होनी चाहिए। जब फिज़िकल स्टेट चेंज है तो एनर्जी भी चेंज होनी चाहिए। अब आ जाइए इस एग्जांपल की तरफ जो कि आपके पास केमिकल एग्जांपल है, केमिकल चेंज है। तो ये देखिए कि आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैसियस फेस में होता है, ये दोनों मिलकर CO2 बना देते हैं, मीन्स के ये भी आपके पास गैसियस फेस में होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो एनर्जी वैल्यू है रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट की भी उतनी ही हो, वो कम हो सकती है, वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपके पास आएगा और यही डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, एनर्जी चेंज। और इसी एनर्जी चेंज को हमने लेकर इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एनर्जी चेंज आपको कंसेप्ट देने वाला है आपका चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री। इट्स मीन कि जितनी भी बातें मैंने की हैं ये सिंपल पॉइंट आपके सामने रखा जा रहा है कि जब A इंटू B कन्वर्जन होगी, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो A का एनर्जी है वो B की एनर्जी के इक्वल नहीं होगा, वो कम हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब जो चेंज आपके पास आएगा, फॉर एग्जांपल एनर्जी लूज़ हो रही है या फिर एनर्जी गेन हो रही है, उसी चेंज को आपने ऑब्जर्व करना है, उसी एनर्जी चेंज को लेकर आपने अपना चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करना है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। जी बच्चों, इस वीडियो में आप कंसेप्ट लेंगे कि असल में एनर्जी चेंज होता क्यों है। जब भी आप किसी मैटर के साथ डील करते हैं तो उस मैटर में आपके पास जो एनर्जी चेंज है, जब आप उसके साथ कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, एनर्जी चेंज होता क्यों है, ठीक है। तो एनर्जी चेंज बेटे आपके पास इस वजह से होता है कि आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स टूटते भी हैं और उनकी फॉर्मेशन भी होती है, नए बॉन्ड बनते भी हैं। और ये बात याद रखिए कि अगर तो आपके पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि डेफिनेटली ये जो काम हो रहा है ये रिएक्टेंट्स में हो रहा है, और रिएक्टेंट्स में अगर ये काम हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो उसमें हमेशा जो एनर्जी है वो एब्सॉर्ब होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, ठीक है। अब ये एक डीप कंसेप्ट है और इस पे थोड़ा सा फोकस रख के इसको समझिएगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये इस चैप्टर की जान है, ठीक है। इस कंसेप्ट की समझ आ गई तो पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। तो मैं बोल रहा था कि बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। क्यों होगी ये बात याद रखिए। हमारे पास जो स्टेबल नेचर होती है, ठीक है, स्टेबल नेचर किसी भी ऑब्जेक्ट की वो डिपेंड करती है उसके एनर्जी लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस हाई एनर्जी पे है, हाई एनर्जी लेवल, तो समझ जाइए कि वो जो है वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, ठीक है। और अगर कोई सब्सटेंस आपके पास लो एनर्जी लेवल पे है तो समझ आइए वो आपके पास मोर स्टेबल है, वो आपके पास मोर स्टेबल है। तो ये आपको हर वक्त आपके माइंड में ये कंसेप्ट होना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस अगर वो हाई एनर्जी लेवल पे है, मीन्स के उसमें आपके पास जो एनर्जी लेवल है उसका वो ज़्यादा है, तो वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। और अगर कोई सब्सटेंस लो एनर्जी लेवल पे है, वो इसका मतलब ये होगा कि वो मोर स्टेबल है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझिए। देखिए आपके पास हाइड्रोजन है, आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन है अकेला एटम की फॉर्म में नहीं रह सकता क्योंकि ये अनस्टेबल है। इसने अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करना है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये आपके पास एक सेकंड एटम है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसने भी अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, क्या ये स्टेबल होंगे? जस्ट लाइक हीलियम, ये आपके पास स्टेबल है, ठीक है। क्या ये स्टेबल होगा? हाइड्रोजन क्या ये स्टेबल होगा? डेफिनेटली एज कम्पेयर टू हीलियम ये स्टेबल नहीं होंगे, ये स्टेबल नहीं होंगे, और ना ही ये अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, अपनी एग्जिस्टेंस शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम,
ठीक है, ये हमेशा किस फॉर्म में आपको मिलते हैं, H2 की फॉर्म में, H2 की फॉर्म में। ठीक है, अब H2 कैसे बनता है, H2 कैसे बनता है, H2 उस वक्त बनता है जब ये एक केमिकल बॉन्ड जनरेट करते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, इन दोनों का डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाता है आफ्टर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाता है H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल बना, क्या ये ज़्यादा स्टेबल है एज की निस्बत या कम? डेफिनेटली ये ज़्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो डेफिनेटली ये लो एनर्जी लेवल पे होगा एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ना तो ये दोनों अपना एनर्जी लेवल लूज़ करेंगे। इसका मतलब कि ये एनर्जी इवॉल्व करेंगे, एनर्जी इवॉल्व करने के बाद जो चीज़ बन रही है वो क्या है, H2। तो बनने वाली चीज़ का जो एनर्जी लेवल है वो एज़ कंपेयर टू रिएक्टेंट, अभी आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट है ना ये उस वक्त बनेगा जब आपके सिस्टम से, ठीक है, जो कि एच आपका ये सिस्टम है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, इससे एनर्जी खारिज होगी, इससे एनर्जी इवॉल्व होगी। ठीक है, अब जब एनर्जी खारिज होगी, इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी, तो बनने वाली जो आपके पास H2 मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी लेवल डेफिनेटली लो होगा। अगर लो है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास H2 इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो जब आप ये H विद H ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहोगे, ठीक है, और इसको दोबारा से इस लेवल पे लेके जाना चाहोगे एटॉमिक फॉर्म में, और आपको पता है कि ये अनस्टेबल फॉर्म है, ये स्टेबल फॉर्म है, ये लो एनर्जी पे है, ये हाई एनर्जी पे है, तो आपने एक ऑब्जेक्ट को जो कि लो एनर्जी पे है हाई एनर्जी वाले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे ना तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होके ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इंडिविजुअल फॉर्म में आ जाएंगे, जो कि आपके पास लेस स्टेबल फॉर्म होगी। उसकी वजह क्या है कि एनर्जी लेवल इनका ज़्यादा है। और ये बात याद रखिए, केमिकल बॉन्ड एटम क्यों बनाते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और यही वजह है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी एनर्जी इवॉल्व होगी, और जब भी बॉन्ड ब्रेकेज होगी, आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी, एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब होगी। तो ये आपके पास एक कंप्लीट और एक डीप कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं अपने उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट को लेकर हमने बात जो थी वो स्टार्ट की, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा हमेशा एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी, उसकी वजह कि आप एक अनस्टेबल प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करेंगे। और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल बनेगा। अगर बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल है तो उसका एनर्जी लेवल हमेशा क्या होगा, लो होगा। और एनर्जी लेवल लो कब होगा, जब एनर्जी इवॉल्व होगी। ठीक है, एनर्जी इवॉल्व होगी। इसका मतलब कि जब भी आप किसी रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, दैट इज़ H2 प्लस O2 मेक्स H2O, तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका अपना एनर्जी लेवल है, इसका अपना एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब देखिए जब H और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है सेंटर में ऑक्सीजन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये तब ही बन सकता है जब H विद H एक दूसरे से ये अलग होंगे। और ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी इसमें इस तरफ आप ना सोचिए कि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, लेकिन सिंपल आपके पास ये बॉन्ड बना हुआ है। जब तक ऑक्सीजन ऑक्सीजन से लग नहीं होगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन से लग नहीं होगा तब तक आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अभी जो हम पॉइंट ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि आपको H और H को अलग करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। ठीक है, प्लस मीन्स आप एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, ओके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब आप
दोनों को अलग करोगे, इसका मतलब कि आप बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। ठीक हो गया। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो आपके पास क्या बना, एच हाइड्रोजन एटम्स अनस्टेबल, क्योंकि ये एनर्जी गेन कर चुके हैं, इनका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे क्या बना, ऑक्सीजन, ये भी आपके पास एटॉमिक फॉर्म में आ गए, ये भी लेस स्टेबल होंगे, इनका एनर्जी लेवल भी जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और एक ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास जो हो रही है, यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व होगी और इस बॉन्ड फॉर्मेशन में भी एनर्जी इवॉल्व होगी। इसका मतलब कि रिएक्टेंट्स में जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और यहाँ पे जो आपके पास जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वहाँ पे एनर्जी इवॉल्व होगी, एनर्जी खारिज होगी, एनर्जी इस सिस्टम से लूज़ होगी। ठीक है। तो ये आपके पास होगा प्रोडक्ट। तो इट्स मीन आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, कोई भी मैटर है दैट पोजेस एनर्जी, उसके पास एनर्जी होगी। सेकंड पॉइंट क्या था कि जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन में, फिजिकल चेंज में या केमिकल चेंज में उस मैटर को डील करोगे तो उसमें क्या होगा, एनर्जी चेंज होगा। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आपके पास आ गया कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो एनर्जी इवॉल्व होगी, खारिज होगी, और अगर आपके पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्यों होगी, डेफिनेटली वो आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया गया, स्टेबल नेचर की वजह से। तो यहाँ पे दोनों काम होने वाले हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होने वाली है, एनर्जी जो है वो रिलीज भी होने वाली है, खारिज भी होने वाली है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी बच्चों, फर्स्ट वीडियो में आपने सिंपल ये देखा कि कोई भी आपके पास मैटर है एनर्जी पोजेस करेगा और जब आप उसको तंग करेंगे, आप उसको छेड़ेंगे, आप उसको किसी और शक्ल में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, मींस किसी भी किस्म का रिएक्शन जब आप उसके साथ करवाएंगे तो एनर्जी चेंज होगा। सेकंड वीडियो में आपने जो कंसेप्ट ऑब्जर्व किया वो ये है कि जब भी चेंज होगा तो डेफिनेटली उसमें बॉन्ड टूटेगा भी, बॉन्ड बनेगा भी, बॉन्ड ब्रेक भी होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी। तो अगर तो बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, इवॉल्व होगी, खारिज होगी। और अगर बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जज़ब होगी, ऐड होगी। ठीक है। अब असल में हमारा जो कंसेप्ट है, जो फर्स्ट इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये टर्म्स आपने सुनी होंगी, ठीक है, लेकिन इस टर्म को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो ये वीडियोस आपको बताएंगी। ठीक है। अच्छा जी, अब एनर्जी चेंज के बारे में आपने स्टार्ट तो कर लिया, आपने बेसिक पॉइंट्स सामने रख लिए, लेकिन असल में होता क्या है, एनर्जी चेंज आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं और किस तरह हमारे पास एक्सो एंडो का कंसेप्ट जो है वो हमारे सामने आएगा, सब कुछ आप जो ऑब्ज़र्व करेंगे वो इस वीडियो में करेंगे। अच्छा जी, आपने ये कहा जी H2 आपका रिएक्टेंट है, O2 रिएक्टेंट है, H2O आपका प्रोडक्ट है। ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है क्योंकि अभी हम बैलेंस इक्वेशन के साथ डील नहीं कर रहे। ठीक है। आपको एक सिंपल सी एग्जांपल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। H2 रिएक्टेंट है, डेफिनेटली H विद H, आपको ये पता होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन, आपको पता होना चाहिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों ऑक्सीजन ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 6 आपके पास ये कंप्लीट कंसेप्ट है, उसमें आप इसको कंप्लीट डिटेल में लेकर जाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल ये माइंड में रखिए, बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा जी, HOH, अब यहाँ पे भी आपके पास जो कंपाउंड है H2O, इसमें आपके पास 2 केमिकल बॉन्ड बने हुए हैं, O विद H एंड O विद H। ओके। अब H डेफिनेटली इस H ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, तब तक नहीं कर सकता जब तक ये अपनी इस वैलेंसी को, इस बॉन्ड को ब्रेक ना करें और अपने आप को आइसोलेट ना करें। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे
बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। ये प्लस साइन का मतलब क्या है कि आप एनर्जी ऐड कर रहे हो, आप एनर्जी ऐड कर रहे हो, ठीक है, ओके। अब इसको भी आपने ब्रेक करना है, तो बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे, मींस एनर्जी आप ऐड करेंगे। इस तरह समझ लीजिए कि ये पैसे आप दे रहे हैं, ये पैसे आप दे रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की जी 10 पॉइंट एनर्जी आपने यहाँ पे यूज़ की इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जब आपके पास ये रिएक्टेंट है तो इसने भी अपना बॉन्ड ब्रेक करना है, तभी आपका प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने जो एनर्जी प्रोवाइड की उसको हम लिख लेते हैं 20 अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे 10 एनर्जी आपने प्रोवाइड की, इसका मतलब कि 30 रुपये आपने दे दिए, किसको, सिस्टम को, अपने रिएक्टेंट को, ठीक है। जब ये 30 रुपये आप इस सिस्टम को दे देंगे तो आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अपने प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पे एक सेकंड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा सेकंड हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, एनर्जी इवॉल्व होगी। जब एनर्जी इवॉल्व होती है तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं कि एनर्जी खारिज हो रही है, एनर्जी खारिज हो रही है, ठीक है, कुछ जा रहा है सिस्टम से, कुछ खारिज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसको हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो खारिज हो रही है, रिलीज़ हो रही है, इवॉल्व हो रही है, डेट इज़ 25 यूनिट, ठीक है। यूनिट अभी हम कोई यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि अभी आपने यूनिट का कंसेप्ट नहीं लिया, ओके। तो अगर सिंपल वे में देखा जाए तो 30 रुपये हमारे पास आ रहे हैं और 25 रुपये जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो नेट चेंज होगा, नेट चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, दैट विल बी 5, ठीक है। और ये 5 होगा प्लस साइन के साथ। इसका मतलब ये होगा कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो आपके पास जो 5 पॉइंट एनर्जी है वो इस सिस्टम में ऐड होगी, क्योंकि आपके पास 30 पॉइंट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, 25 इवॉल्व होगी, तो जो नेट चेंज है डेट विल बी +5, ठीक है। अब अगर ये +5 आपका नेट चेंज है तो रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। इसका मतलब कि इसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी तो आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट हम चले जाते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमेशा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, वैल्यूज़ मैं सेम रख रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे जो इवॉल्व होने वाली एनर्जी है ना, क्योंकि इस पोस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है, आपके पास ये कोई रियल एग्जांपल नहीं है, ना ही रियल वैल्यूज़ है, ठीक है। जस्ट कंसेप्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल क्रिएट की जा रही है। अब यहाँ पे कितनी एनर्जी 25 हमने ली थी, तो अब इसको हम कर लेते हैं 35, ठीक है जी। 35 एनर्जी इवॉल्व होगी। अब नेट चेंज आपके पास क्या होगा, नेट चेंज आपके पास क्या होगा, अब होगा -5। इसका मतलब कि 30 रुपये आ रहे हैं लेकिन 35 रुपीज़ जा रहे हैं। आपको नुकसान कितना हुआ, -5 का। इसका मतलब कि ओवरऑल जो नेट चेंज है -5 है। 5 पॉइंट एनर्जी इस पूरे सिस्टम से जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा इवॉल्व हो जाएगी। देन रिएक्शन विल बी एक्सो, मीन्स कुछ इवॉल्व हो रहा है, एक्सोथर्मिक। लेकिन ये जो चेंज होगा ना, नेट चेंज, दैट विल बी एनर्जी चेंज, जिसको आप हीट चेंज कह सकते हैं, ठीक है। और यही एनर्जी चेंज डिसाइड करेगा कि आपने इस सिस्टम को एक्सो रिकमेंड करना है या फिर एंडो रिकमेंड करना है, ठीक है। तो इस एनर्जी चेंज की एनालिसिस आपने करनी है इस पूरे चैप्टर में, दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, ओके जी। तो इस वीडियो में आप चैप्टर 7 असल में स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस जो भी थी आपके पास, वो नो डाउट आपके पास एक बेसिक कंसेप्ट था जिसका होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी चेंज
के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, फिज़िकल चेंज है, केमिकल चेंज है, उसमें एनर्जी मींस हीट उसका चेंज होगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट इज़ हीट ऑफ रिएक्शन। और आपके पास जब भी कोई चेंज होने वाला है, जब भी कोई आपके पास रिएक्शन होगा, आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे तो उस रिएक्शन में डेफिनेटली आपके पास टू ऑप्शंस ही हैं, या तो हीट जो है वो इवॉल्व होगी, उस रिएक्शन से रिलीज़ होगी, खारिज होगी, या फिर जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग अ चेंज मीन्स रिएक्शन, दैट हीट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। अब वो इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, डेफिनेटली आपने बात करनी है नेट चेंज की। जो भी चेंज आपके पास होगा वो आपके पास होगा हीट ऑफ रिएक्शन। और डेफिनेटली आपके पास इस हीट ऑफ रिएक्शन की एनालिसिस कौन करने वाला है? केमिस्ट्री ब्रांच, डेट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। तो इस पूरे चैप्टर में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आपने हीट का ही जो है वो कंसेप्ट लेना है, हीट को ही आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, द स्टडी ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन थी इस चैप्टर की। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, द डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जी बेटे, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है व्हाट इज़ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। तो टर्म ही आपको बता रही है, थर्म फॉर हीट मींस इसमें हीट चेंज होगा, केमिकल मींस इसमें डेफिनेटली कोई केमिकल चेंज होना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन मींस आपके पास जो सिस्टम है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी आपके पास ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, दैट विल बी थर्मोकेमिकल रिएक्शन। इसको आप डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड or absorbed is called thermochemical reaction, thermochemical reaction। ठीक है, और इस रिएक्शन की आपके पास जो टाइप्स हैं उन्हीं के बारे में हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपके पास टू डिफरेंट टाइप होती हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की। फर्स्ट वन इज़ द एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, आउटसाइड। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सो मीन्स एक्सटर्नल, आउटसाइड, थर्म मीन्स हीट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हीट है, ठीक है, जो हीट है वो सिस्टम से बाहर जा रही है। ठीक है, ये बात याद रखिए, आप कोई भी रिएक्शन डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिस्टम है, इसमें आपके पास H2 प्लस O2 का रिएक्शन आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके बना देंगे H2O। ठीक है, अब ये जो आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, दैट विल बी सिस्टम। ये आपके पास सिस्टम है। ठीक है, अब आपके पास एक वर्ड होता है सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ आपके पास सराउंडिंग होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर जिस टेबल पे आपने इसको प्लेस किया हुआ है वो टेबल, रूम मीन्स एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा? सराउंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक आप क्या कंसेप्ट लेने वाले हैं कि जो आपका सिस्टम है ना, जो आपका सिस्टम है, सिस्टम से आउटसाइड, इसका मतलब कि सिस्टम से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, आउटसाइड मीन्स सराउंडिंग में मूव करेगी। ठीक है, और इन केस ऑफ एंडो, एंडो का मतलब होता है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल, और विद इन, इनसाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इनसाइड, इंटरनल, विद इन। थर्ड मीन्स हीट। इसका मतलब क्या होगा कि सराउंडिंग से एनर्जी जो है वो इस सिस्टम में ऐड होगी, इनसाइड। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन आपके पास क्या होगा? एंडोथर्मिक। ये बात याद रखिए, ये आपका जो सिस्टम है ना, इसकी ये बिल्कुल अपने माइंड में ना लेके आइएगा कि इस सिस्टम का एनर्जी ज़ीरो है। जो भी है इसका अपना एनर्जी है, सराउंडिंग में डेफिनेटली अपना एनर्जी है। तो यहाँ पे असल में ट्रांसफ़र हो रहा है किसका? एनर्जी का, जब आपके पास चेंज होगा।
ठीक है। तो जो आप नेट चेंज, जो प्रीवियस वीडियो में आप कंसेप्ट ले चुके हैं नेट चेंज का, उस नेट चेंज पे डिपेंड करेगा कि आपके पास जो रिएक्शन है थर्मोकेमिकल रिएक्शन वो एक्सो होगा या फिर एंडो होगा। तो डिफरेंट पॉइंट्स लेकर अब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है जी।